हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 3 तक। जितने सारे आपका लगातार जो आपके बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को बच्चों इस क्लास में हम लोग इंक्लूड किए हैं। इसमें सभी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए, इससे बाहर आपको बच्चों एक भी प्रश्न जो है इस अध्याय से आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कई सालों से लगातार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक देखना है एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। जो बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, इसमें हर हाल में आपको सभी को याद कर लेना है क्योंकि ये सभी गैस क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग जो बच्चे ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो पाए इस नंबर पे एक बार आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा 9162055090। इसमें हाई लिख करके सेंड करना, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो है ग्रुप को ज्वाइन करना अगर आप डेली के लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, जैसे देख पा रहे हैं। निस्सवाद क्या है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निस्सवाद के बारे में बताएंगे। तो निस्सवाद क्या होता है कि पर्यावरणीय और निश्चयवाद यानी पर्यावरण और निश्चयवाद या नीतिवाद एक पुरानी विचारधारा है। ये क्या है कि बहुत पुरानी विचारधारा है ना। निश्चयवाद या चाहे निश्चयवाद को ही या नीतिवाद कहा जाता है, नीतिवाद को ही निश्चयवाद कहा जाता है। ये एक बहुत ही पुरानी विचारधारा है। इसके अनुसार विकास के प्रारंभिक अवस्था में मानव प्रकृति मतलब प्राकृतिक वातावरण से अधिक जो है प्रभावित हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि निश्चयवाद यानी उसको कहते हैं जो मनुष्य जो बच्चों प्रकृति के अनुसार यानी अपने आप को क्या प्रकृति के अनुसार यानी ढाल लेते थे। जब किसी चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, अभी तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी आ गया है, तो हम लोग अभी जो है प्रकृति पर भी ऐसे देश ऐसे कंट्री है जो प्रकृति पर भी जो है काबू कर रहा है, ठीक है। उसको जो है बदलाव कर रहा है उस पर, यानी उसको काबू नहीं कर सकते, यानी उस पर बदलाव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें जब प्रारंभिक अवस्था में जब किसी चीज का यानी कि आविष्कार नहीं हुआ था तो मानव प्राकृतिक वातावरण से जो है अधिक प्रभावित हुआ था, है ना। उसके प्रचंड उससे उससे डरते थे, है ना। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को जो ढाल लिया था, यानी प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को जो है ढाल लेते थे, ठीक है। इसका कारण यह है कि मानव सामाजिक विकास की जो है अवस्था अधीन थी। यानी उस टाइम जो है क्या विकास जो है बिल्कुल भी जो है नग्न था, बिल्कुल भी नहीं था, है ना। प्रौद्योगिकी यानी जिसको टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं उसका स्तर जो बच्चों क्या था, अत्यंत ही निम्न था। देखिए, अगर अभी हम लोग अगर बात किया जाए वर्तमान की अगर बात करें, अगर अभी आंधी या तूफान आ रहा है तो हम लोग कहां जाते हैं? घर में छिपते हैं, है ना। ये जो क्या हम लोग क्या अभी जो बच रहे हैं, है ना, उस टाइम बचते नहीं थे, उसका सामना करना पड़ता था। अभी अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, जैसे कि अभी पता है गर्मी चल रही है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? कूलर, एसी, है ना, फैन वगैरह के हम लोग पास रहते हैं और अपना जो हम लोग क्या किए हैं, इसको टेक्नोलॉजी को हम लोग इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग जो है क्या प्रकृति पर जो है परिवर्तन कर दिया प्रकृति पर, ठीक है। उस पर हम लोग काबू अभी कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या था बच्चों, इस पर काबू नहीं कर सकता था, उसके भय से डरते थे लोग, है ना, उसी के अनुसार चलते थे, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता था बच्चों? निश्चयवाद कहा जाता है। उस अवस्था में मानव प्रकृति को सुनता था और उसके प्रचंडता से, यानी जो मैं बताया ना कि उसका भय से भयभीत होता था, यानी डरता था और जो उसकी पूजा करते थे। उसमें मनुष्य का स्थान गौण था बच्चों, है ना, प्रकृति का पूजा करते थे, है ना। उसके बाद ये भयभीत था, डरा हुआ था। तो लोग उस टाइम क्या था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, है ना, क्योंकि उस टाइम कोई चीज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो लोग क्या करते थे, है ना, डरते थे। तो उस टाइम अभी जो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी अगर आपदा वगैरह आता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सामना करते हैं। लेकिन उस टाइम कोई किसी का सामना नहीं कर सकता था, उसका क्या करना पड़ता था, उसको मतलब क्या करना पड़ता था, उसका सामना करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या हम लोग उससे बच सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्या बच्चों? निश्चयवाद हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा सिंपल भाषा में तो आप बहुत ही आसान तरीका से जो इसका आंसर दे सकते हैं, कोई बहुत ही बड़ा क्वेश्चन नहीं है ना। तो निश्चयवाद क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे संभववाद की बात करेंगे। देखिए, हम लोग क्या समझे, निश्चयवाद के बारे में समझ गए। अब हम लोग चलते हैं संभववाद क्या है बच्चों, इनके बारे में हम लोग को समझना है। देखिए, संभववाद क्या होता है? जस्ट जो है निश्चयवाद का उल्टा संभववाद है, ठीक है। संभववाद में इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थन है। यानी हम लोग जो है पर्यावरण पर अभी जो है क्या परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। जो प्रकृति की जो भी आपदा है कुछ भी हो तो उस पर हम लोग क्या काबू कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर मान लो अभी देखिए ऐसे ऐसे देश है जहां बारिश नहीं होती है ना। अगर सऊदी अरब की बात किया जाए तो वहां क्या बारिश नहीं हो रही थी, तो वहां क्या किया है, वहां की सरकार जो है मतलब कुछ ऐसा केमिकल डाला था जो लगातार जो है 24 घंटा 48 घंटा तक बारिश होने की वजह से जो है बाढ़ आ गया था। शायद आप लोग न्यूज वगैरह में सुने होंगे। तो वो क्या था, यानी वो जो है क्या यानी प्रकृति पर काबू पा लिया। तो इसी को बच्चों क्या कहा गया, यानी संभववाद कहा गया है। ये पॉसिबल है, आप देखिए पॉसिबल है, बारिश आप खुद से अपने अनुसार जो है बारिश को बरसा सकते हैं। तो देखिए यही तो क्या है बच्चों, यही संभववाद है। क्योंकि अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो गया है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है और जिसके रीजन से जो हम लोग क्या नहीं किसी पर भी जो है क्या कब्जा कर सकते हैं, किसी पर भी काबू कर सकते हैं, ठीक है। यानी उसको बदलाव कर सकते हैं तथा वह प्राकृतिक अनेक संभावना का इच्छा अनुसार अपने जो है लिए उपयोग कर सकता है। मैंने कहा ना कि अपने इच्छा अनुसार, है ना, अपने मर्जी के अनुसार हम लोग जो बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रकृति के जो है मतलब क्या
मतलब परिवर्तन कर सकते हैं, उसको अपने के लिए उपयोग कर सकते हैं उसका। मानव पर्यावरण के परस्पर संबंध, ये विचारधारा मानव केंद्रित है बच्चों। ये जो संभववाद विचारधारा है ये मानव केंद्रित है, और वो जो मैंने बताया आपको निश्चयवाद विचारधारा बताया वो प्राकृतिक केंद्रित है। ठीक है बच्चों, ये मानवीय केंद्रित है और प्राकृतिक केंद्रित है। तो ये दोनों चीजों को आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा। ये संभववाद विचारधारा है। संभववाद विचारधारा यानी हम लोग जो है प्रकृति का जो यानी प्रकृति पर जो हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, उसके ऊपर काबू पा सकते हैं, यही क्या है बच्चों, संभववाद है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग पास टेक्नोलॉजी आ गया है, हम लोग टेक्नोलॉजी के अनुसार जो हम लोग किसी चीजों को भी बदलाव कर सकते हैं, किसी पर भी जो है काबू पा सकते हैं। तो यही हो गया क्या बच्चों, इसका संभववाद हो गया। तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो बच्चों आप लोग एक बार हैशटैग आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा आप लोग एकदम बिल्कुल शेयर वगैरह जरूर कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए आप देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं क्या कहा जाता है कि मानव भूगोल आर्थिक क्रिया कौन सी है। देखिए मानव भूगोल की जो आर्थिक क्रिया थी, जो प्राचीन काल में जब बच्चों उस टाइम जो मतलब किसी चीज का खोज नहीं हुआ था, तो उस टाइम लोग किस पर कैसे जो है मतलब अपना यानी मतलब आर्थिक क्रिया यानी जो अपना भोजन यापन या अपना जीवन यापन कैसे करते थे। लेकिन उस टाइम जो क्या थे बच्चों, मनुष्य आर्थिक क्रिया, जैसे मनुष्य की आर्थिक क्रिया क्या था उस टाइम, है ना, भौगोलिक वातावरण में रहता हुआ मनुष्य उससे प्रभावित होकर जीवन निर्वाह के लिए जो अपने कार्य करता है। ठीक है, अभी भी आपको पता है ना कि अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए यानी कार्य करता, कोई काम करता है। इसके अंतर्गत आता है कि ऐसे कार्य में खेती करना, जैसे कारखाने में है काम करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना आदि ये सम्मिलित है। ये बच्चों ये क्या है, मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाएं हैं ये। ठीक है, मानव भूगोल की आर्थिक क्रियाएं, इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, है ना, अपने जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है मानव भूगोल की आर्थिक क्रिया क्या क्या है। तो ये चीजें आप लोग भी बच्चों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख लिए 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, प्रकृति का मानवीकरण। अब वही क्वेश्चन आपको निश्चयवाद जो है सेम टू सेम निश्चयवाद की तरह है। यानी प्रकृति का मानवीकरण का मतलब क्या है कि इसमें मनुष्य प्रकृति से जो है क्या डरता, वो इस पर डरता नहीं है। देखिए प्रकृति का मानवीकरण यानी मानव जो इस पर प्रकृति पर पूरा हो गया। एक होता है कि प्रकृति का मानवीकरण, एक मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, यहां आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन, क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। तो इसमें क्या होता है कि प्रकृति का प्रेजेंट मतलब उस प्रकृति पर जो है बच्चों इसमें निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण में क्या प्रकृति पर जो है निर्भर नहीं रहते हैं, हम लोग प्रकृति से जो क्या स्वतंत्र है ना। उससे हम लोग क्यों देखिए, मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होता है और जो है क्या उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है ना, अपने मर्जी के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो यही तो बच्चों क्या प्रकृति का मानवीकरण है ना। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा, संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद विचारधारा आते हैं। और गर्मी, जैसे गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं आदि, और जैसे है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये प्रकृति का मानवीकरण। हम लोग यानी प्रकृति पर जो है अभी यानी काबू कर सकते हैं, प्रकृति के हम लोग जो है सामना कर सकते हैं। देखिए अगर अभी बारिश हो रही है तो हम लोग क्या करते हैं, छाता का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो कार का वगैरह, हम लोग बारिश में भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम बच्चों क्या बारिश में भी जो है लोग भीगते हुए काम करते हुए, है ना, सामना करते हुए काम करते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते सकते हैं कि इसको हम लोग बदलाव करके अपना जो हम लोग क्या सेफ्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है, प्रकृति का मानवीकरण, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं मानव विकास क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि मानव विकास है क्या। देखिए मानव विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब क्या होता है, यानी बदलाव, परिवर्तन। यानी आपको जो है क्या, सॉरी, मतलब विकास मतलब क्या हो गया, आपका जीवन यापन में क्या हो, यानी आप मान लीजिए अगर बचपन में आपके पास अगर कुछ मतलब देखिए वृद्धि और विकास अलग होता है। वृद्धि की हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ विकास की बात करेंगे, है ना। जब आप मानसिक विकास, आज से आपका जब आप लोग केशर अवस्था, सॉरी बोल रहे कि आप जब बाल अवस्था में थे तो उस टाइम आपका क्या मानसिक विकास कैसा था। उस टाइम आपका खेलने पर था, है ना, कूदने पर था, मस्ती करने पर था, है ना, जो मतलब दिस डेट जो भी आपका है उस टाइम का आपका मानसिकता अलग था। लेकिन अभी आपका जो अलग है, तो ये क्या हुआ, आपका विकास हुआ। अब हम लोग मानव विकास का मतलब क्या होता है, विकल्प। यहाँ ये वाला विकास नहीं बात कर रही है, मैं आपको मानव विकास की बात कर रहा हूँ। एक विकास और एक वृद्धि होता है जो मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको मैं बता रहा हूं कि मानव विकास की बात कर रहा हूं। तो मानव विकास का मतलब क्या होता है, विकल्प होना चाहिए आपके पास। क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। कोई भी अगर आप मान लीजिए अगर आपको जॉब मिल रहा है, उससे आपको दूसरा कोई जॉब मिल जाए, उससे मतलब और तीसरा, मतलब ये क्या आपके पास क्या एक विकल्प आ रहा है। जो मानव विकास पे लोगों का विकास क्या विकल्प हो, है ना, जो परिवर्तन करने की प्रक्रिया उससे, अर्थात मानव के आर्थिक, सामाजिक, है, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के विकल्पों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही मानव विकास है। सिर्फ जो आपको यानी आर्थिक मतलब से आपको यानी विकल्प नहीं करना है, आर्थिक मामले में सिर्फ आपको विकल्प नहीं करना है, आपको क्या सामाजिक, आर्थिक एंड सांस्कृतिक राजनीतिक कारकों में भी जो आपको यानी क्या होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए। तो यही आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका मानव विकास हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन कई साल लगातार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मानव विकास की अगर परिभाषित करेंगे तो मानव भूगोल का जो है अलग अलग विद्वान ने अलग अलग जो इसको परिभाषा दिया है। अगर हम लोग रेड जेल के अनुसार बात किया, देखिए अलग अलग वैज्ञानिक ने दिया है, लेकिन रेड जेल के अनुसार, है ना, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य जो संबंध और संश्लेषण
का अध्ययन करता है, यही है बच्चों क्या हो गया आपका यानी मानव भूगोल हो गया, है ना। और एलन सी चर्चिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है बच्चों। तो ये आपका जो है 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे, अब बात करते हैं मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम बताइए जो लगातार आपके एग्जाम में बच्चों पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र की अगर बात किया जाए, जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, व्यवहारिक भूगोल आ जाएगा, है ना, सामाजिक भूगोल आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, लिंग भूगोल आ जाएगा, ऐतिहासिक भूगोल आ जाएगा, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल आ जाएगा, कृषि भूगोल आ जाएगा, औद्योगिक भूगोल आ जाएगा, विपणन भूगोल आ जाएगा, पर्यटन भूगोल आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल आ जाएगा, आदिवासी भूगोल आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या है आपका मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र के नाम जो मैंने आपको जो बताया, और ये सभी जो आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन अच्छा खासा आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ये काफी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए आपके लगातार ये प्रश्न जो है कई सालों से जो है पूछे जाते हैं, तो मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र का नाम मैंने जो बताया आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निस्संवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। निस्संवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए निस्संवाद मैंने बताया था ना कि हम लोग जो प्रकृति के अनुसार जब मानस जो उस टाइम जो था यानी प्राचीन काल में जब क्या था बच्चों, उस टाइम जब आरंभिक अवस्था में जब क्या था कि कोई चीज का आविष्कार नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस टाइम क्या था बच्चों कि हम लोग जो यानी क्या यानी प्रकृति के आदेशों के अनुसार चलते थे, है ना, प्रकृति के अनुसार हम लोग अपने आप को ढालते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब जो हम लोग उसका सामना कर सकते तो इसी को क्या कहा गया बच्चों, संभववाद कहा गया। और जब हम लोग उस टाइम सामना जो नहीं करते तो वो हो गया निस्संवाद हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें आपको फिर से समझना है कि भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंध में भूगोलवेत्ता ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। निस्संवाद विचारधारा के प्रापादिक प्रतिपादक कौन थे, हम्बोल्ट, रिटर रेडजल और कुमारी सैंपल थे। ये प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रकृति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य को जो है क्या प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालना चाहिए। संभववाद विचारधारा के क्या प्रतिपादक यानी प्रतिपादक कौन थे, यानी लुसियन फेब्रे, फेब्रे इलास इत्यादि, ठीक है। इनका मानना था कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, क्या करती है, ये क्या थे, संभववाद विचारधारा के थे। मैंने आपको बताया ना क्या, लुसियन फेब्रे जो थे बच्चों ये क्या थे, यानी संभववाद विचारधारा के समर्थक थे, है ना, विचारधारा से थे। और इसका मानने का मतलब था कि मानना था कि प्रकृति जो है अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है, ठीक है, ये कहता है ना। प्रकृति का जो है मानवीकरण किया जा सकता है, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रकृति का उपयोग करता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया क्या है बच्चों, मानव भूगोल का जो आपका क्या होगा, निश्चयवाद और संभववाद के बीच के अंतर स्पष्ट, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो आप लोग इन चीजों को जो बच्चों नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया, आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र का नाम जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम चीजों को समझते हुए चलना है। अगर हम बात करें किसके बारे में, आर्थिक भूगोल की दो उपक्षेत्र का नाम अगर की बात करें तो बच्चों इसका क्या है, आर्थिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, एक संसाधन भूगोल हो जाएगा आपका, एक कृषि भूगोल हो जाएगा। देखिए संसाधन भूगोल के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, विभिन्न प्रकार के जैसे खनिज आ जाएगा, मानवीय संसाधन का जो है अध्ययन क्षेत्र स्तर पर किया जाता है, जैसे कि कोयला, लौह, अयस्क, जल संसाधन इत्यादि। कृषि भूगोल के अंतर्गत कृषि के विभिन्न प्रकार के फसलों है, उसके बाद क्या हो जाएगा, समय संहनता का अध्ययन किया जाता है और विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इत्यादि, ठीक है। तो ये आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्र का नाम मैंने बता दिया आपको, एक संसाधन भूगोल हो जाएगा, कृषि भूगोल हो जाएगा। संसाधन भूगोल के अंतर्गत आपका जो है कोयला, खनिज वगैरह आ जाएगा इत्यादि। और कृषि भूगोल के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, कृषि के विभिन्न प्रकार, जैसे कि फसल है ना, जैसे फसलें आपका फसल में जो भी चीज हो, है ना, धान, चावल, है सॉरी मतलब धान, गेहूं, है ना, सरसों वगैरह जो भी आपका आ जाएगा वो सब आपका कृषि भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अध्ययन किया जाता है इसमें जो है कृषि से संबंधित जो भी है, फसलों से संबंधित, उसमें जो बच्चों इसमें अध्ययन किया जाता है, किसमें बच्चों, कृषि भूगोल के अंतर्गत। विभिन्न फसलों के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र इत्यादि जो है बच्चों इसमें जो है क्या है, शामिल है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना। आर्थिक भूगोल के दो क्षेत्र, पहला मैंने बताया संसाधन भूगोल के बारे में बताया था, संसाधन भूगोल के बारे में भी आपको पता चल गया संसाधन भूगोल क्या है, जैसे लोह, कोयला, अयस्क, जल, ये संसाधन इत्यादि है, ये संसाधन भूगोल आपका जो होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, अब आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 3 कारक घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए अब बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन सा है। तो पहले बात आपको बता दें कि जन्म दर है, एंड दूसरा मृत्यु दर हो जाएगा आपका, एंड आपका तीसरा यानी प्रवास। तो अगर बात किया जाए तो क्या जनसंख्या परिवर्तन के कम से कम 3 घटक कौन कौन सा है, मैंने बता दिया आपको। जन्म दर की अगर बात किया जाए तो देखिए अब यहाँ देखिए दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास ऐसे 3 घटक है जिसके कारण किसी क्षेत्र की जनसंख्या आकार में परिवर्तन अनुभव किया जा सकता है। तो बच्चों ये चीज आपका जो है जनसंख्या परिवर्तन से कम 3 घटना की है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 जो है यानी भौगोलिक कारक की बताइएगा, है ना। तो देखिए आपको बताना है, चलिए देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारक कौन कौन सा हो सकता है। इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो महत्वपूर्ण है, पहला कारक की अगर बात किया जाए जल की उपलब्धता। देखिए अगर जहां जल
बहुत आसानी से जो पीने योग्य जल अगर मिल जाए तो लोग वहां बसना ज्यादा पसंद करते हैं। आपको देखिएगा रेगिस्तानी इलाके में लोग बसते नहीं है, क्यों नहीं बसते, क्योंकि वहां पानी का पहली बात कमी है, उसके बाद फिर गर्मी की वजह से। तो ये सब क्या है बच्चों, ये जल की उपलब्धता, यानी जहाँ पीने योग्य जल की पर्याप्त उपलब्धता वाले भूभागों पर मानव अपने बसने को जो है प्राथमिकता प्रदान करता है। जहां सारी चीज की सुविधा होगा लोग ऑब्वियसली वहां बसना पसंद करते हैं। ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे, भू आकृति समतल मैदान भाग पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में के तुलना में मानव विकास के लिए जो है अधिक उपयुक्त होते हैं। देखिए आप देखिएगा, पहाड़ और पठार में लोग बसना पसंद नहीं करते हैं, है ना। जहां क्या हो, भूभाग क्या समतल हो, है ना, वहां जो है ज्यादा लोग जो है घने आबादी में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो भू आकृति बहुत बड़ा फैक्टर होता है बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रोवाइड करने में। उसके बाद जलवायु बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। जलवायु जहां का अगर अच्छा होगा तो वहां बच्चों क्या होगा, जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। अगर जहां का जलवायु कम होगा तो वहां जनसंख्या घनत्व उतना नहीं पाया जाएगा। न्यून मौसमी परिवर्तन वाले मृदुल जलवायु दशा मानवीय बसाव के लिए जो अधिक अनुकूलित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जलवायु के बारे में आपको समझ में आ गया। तो देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीन भौगोलिक कारक जो मैंने बताया आपको, इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। देखिए जन्म दर की अगर बात किया जाए तो जन्म दर है क्या, देखिए जन्म दर मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशु की जनसंख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी 1000 संख्या पर, 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्मे लेने वाले बच्चों की संख्या को बच्चों क्या कहा जाता है, जन्म दर कहा जाता है। और मृत्यु दर क्या कहेंगे, है ना, जबकि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाला, यानी 1000 पर मरने वाला जनसंख्या को बच्चों क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग समझ गए जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में। स्पष्ट कीजिए, ये चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब बात करते हैं क्या प्रवास के अपकर्षक कारक क्या है बच्चों। हाँ, हम लोग क्या बात करेंगे, प्रवास के अपकर्षक कारक, है ना। प्रवास के अपकर्षक कारक की अगर बात किया जाए तो इसमें अपकर्षक कारक के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, धार्मिक स्थल आ जाएगा, रमणीय स्थान आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं के जो है कारण जब लोग किसी स्थान विशेष की ओर जो आकर्षित करते हैं, जब इन सब सुविधाओं की वजह से जब लोग जब किसी विशेष की ओर आकर्षित करते हैं, चाहे ये सारी चीज इसको उपलब्ध मिले, तो इसी को जो बच्चों क्या कहा जाता है, अपकर्षक कारक कहा जाता है। जो अपने सुविधा के अनुसार बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, है ना, जो परिवर्तन करते हैं अपने स्थान को बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। तो ये चीज प्रवास का अपकर्षक कारक कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा बात करते पॉइंट, नगरीय सुविधा तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग नगर की जो है और प्रवास होते हैं, जब जो आर्थिक स्थिति के कारण, है ना, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सुविधा के तौर पर देखते हुए अगर बच्चों अगर मतलब परिवर्तन करता है, स्थान पर छोड़ता है, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों को हो जाएगा नगरीय सुविधा के कारण, ये हो जाएगा आपका प्रवास का अपकर्षक कारक हो जाएगा। उसका प्रवास का परिणाम आप देखिए, प्रवास का परिणाम देखिएगा, जब व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा स्थान के लिए जो है प्रवास करता है तो उसमें लाभ या हानि दोनों हो सकता है, जिसके निम्न परिणाम हो सकता है। देखिए क्या होगा, यानी जब प्रवास जो है क्या, यानी जब व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जब अगर करते हैं तो वो क्या होगा बच्चों, वहां जो होगा क्या होगा आपका, यानी उसमें क्या हानि भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है आप लोग का क्या बच्चों, प्रवास के जो है बच्चों मैंने आपको क्या बताया है, अपकर्षक कारक बताया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके स्क्रीन पे आ गया, बहुत ही अच्छे से समझना आपको, जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि की अगर परिभाषा की बात करें बच्चों, तो आपको एकदम बहुत ही आसान तरीके से समझना है। देखिए है क्या आखिर ये, है ना, वृद्धि है क्या ये। देखिए अगर वृद्धि की अगर बात किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र लोगों की संख्या में बढ़ने को कहा जाता है। अगर आप किसी गांव से निवास करते हैं, वहां आपका गांव का अगर जनसंख्या अगर 1000 है, हाँ, और 1000 आपको 2-4 साल के अंतर्गत अगर वो बढ़ करके अगर 1500 या 2000 हो गया, तो बच्चों वो क्या आपका जनसंख्या वृद्धि तो ही हुआ, आपका क्या हो गया बच्चों, जनसंख्या वृद्धि तो हुआ आपका। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8.3 करोड़ यानी या 1.1% की दर से जो बढ़ रही है। वर्ष 1800 मतलब 1800 को पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग क्या हो गया था, 1 अरब थी, और जब 2022 तक बढ़ रही थी, बढ़कर जो बच्चों 8 अरब हो गया था बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का ही तो परिभाषा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग बच्चों नोट कर लीजिएगा, है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रवास के आपको अपकर्षक कारक प्रतिकर्षक कारक में अंतर स्पष्ट, मैंने आपको वहां पहले क्या बताया, अपकर्षक कारक बताया, अब दोनों का अंतर स्पष्ट आपको करना है। देखिए अपकर्षक कारक की अगर बात किया जाए तो जब व्यक्ति नगर की सुविधा तथा आर्थिक अवसरों को आकर्षित होकर, मैंने क्या बताया, जब नगर की सुविधा और आर्थिक चीजों को देख करके जो आकर्षित होते हैं, जब शहर की ओर जाते हैं, तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका हो जाएगा अपकर्षक कारक हो जाएगा।
का है ना होकर प्रवास करते हैं तो इसे अपकर्षक प्रवास कहा जाता है। ये कारक जनसंख्या को किसी क्षेत्र की और आकर्षित करता है, यानी ये जो जनसंख्या होता है ये किसी क्षेत्र की ओर जो है क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तो ये प्रवास किए जाने वाले क्षेत्रों की जनसंख्या में वृद्धि करती है ना। प्रवास किए जाने वाले क्षेत्र की जनसंख्या में काफी क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि करते हैं। ये आपको समझ में आ गया अपकर्षक कारक। अब हम लोग चलते हैं बच्चों प्रतिकर्षक कारक की अब बात करेंगे। देखिए प्रतिकर्षक कारक क्या होता है, जब प्रवास कठिन हो, है ना, जब प्रवास क्या हो, कठिन हो, ये अपने सुविधा के अनुसार नहीं, जब आपको जो है तकलीफ हो रहा है, कठिनाई आपको सामना करना पड़ा, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशा है, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदा तथा महामारी आदि के कारण हो तो उसे प्रतिकर्षक घटक के कारण हुआ क्या कहा है, प्रवास कहा जाता है। तो ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे देखिएगा जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास होता है वहां के कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में सहायक होता है। तो देखिए जिन क्षेत्रों में जो उत्प्रवास होता है तो वहां जो है क्या होता है, वो कारक उस क्षेत्र में जो जनसंख्या घटाने में जो है सहायक होता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा। अब बात करते हैं अपवाह क्या हो जाएगा, अप्रवास तथा उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखेंगे इसको, अगर देखते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, अप्रवास तथा उत्प्रवास क्या है। देखिए उत्प्रवास किसी व्यक्ति द्वारा भौगोलिक इकाई को जो है छोड़ देने को कहते हैं जिस पर वह मूल निवासी थे। अगर देखिए उत्प्रवास किसको कहा जाता है बच्चों, अगर हम लोग उत्प्रवास की अगर बात किया जाए तो जहां के मूल निवासी थे, आपका जहां पैदाइश हुई है ना, वहां के अगर आप मूल निवासी है, उस स्थान को छोड़ करके अगर आप दूसरे स्थान पे जाते हैं, मूल निवास स्थान को अगर छोड़ करके आप दूसरे स्थान में जाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा आपका, यानी हाँ छोड़ देते हैं और किसी अन्य देश में जाकर बच जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रवास कहते हैं। और इसे विपरीत अपरवास कहा जाता है जिसमें व्यक्ति कहीं और से आकर किसी स्थान पर जो है बस जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया आपको बहुत ही अच्छे से, मैंने उम्मीद करता हूँ कि चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जनांकी संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्था को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं क्या है, नहीं जनांकी संक्रमण अवस्था के जो है कितने कारक होते हैं, 3 कारक होते हैं, है ना, 3 होते हैं। और कौन कौन सा होते हैं, एक प्रथम चरण की अगर बात किया जाए तो प्रथम चरण में उच्च जन्म दर और मृत्यु दर जो धीमा जनसंख्या वृद्धि कारण। ठीक है, दूसरा क्या था, यानी जो मृत्यु दर गिरती है और लेकिन जन्म दर क्या हो गया, उच्च बनी रहती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिएगा अगर आपके देखिएगा जिस जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही थी उस स्टेज 3 में जन्म दर गिरने लगती है और इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमे होने लगता है। ठीक है तो बच्चों, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के 3 घटक मैंने जो बताया, आपका अवस्था और उदाहरण और आपका क्या हो जाएगा स्पष्ट। ठीक है, तो देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जनांकी के संक्रमण सिद्धांत के 3 घटक मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब बात करते हैं स्टेज 2 में भी आपको समझ में आ गया, गिरते लेकिन जन्म दर बची रहती है ना, जिसमें जनसंख्या तेजी से वृद्धि होती है। तो स्टेज आप तीसरा देखिएगा, जन्म दर गिरने लगती है और इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमे होने लगता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, प्रवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं। प्रवास प्रवाह से आप क्या समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग प्रवास प्रवाह की बात करें तो फिर जब किसी कारण बस व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है। जब आप अगर किसी स्थान पर रह रहे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाते हैं तो बच्चों ये क्या होगा आपका, यानी प्रवास प्रवाह हो जाएगा, है ना। उसके इसमें कुछ दूरी तय करना तथा निवास स्थान में परिवर्तन प्रमुख प्रक्रिया होता है। जन्म दर और क्या हो जाएगा आपका, यानी मृत्यु दर आंतरिक क्या हो जाएगा आपका, अतिरिक्त एक ही और कारक या घटक है जो जनसंख्या वृद्धि को जो है प्रभावित करता है। तो प्रवास की जो ये मैंने आपको बताया क्या होता है बच्चों, प्रवास प्रवाह क्या से आप क्या समझते हैं, तो इन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा प्रवास के अपकर्षक कारक उदाहरण बताइए। देखिए प्रवास के अपकर्षक कारक की अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, है ना, बेहतर आर्थिक अवसर, बेहतर जो है रहन सहन की स्थिति, है ना, सुखद जलवायु, सामाजिक शांति और राजनीतिक स्थिरता, जीवन की जो बच्चों संपत्ति का सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा आदि। उदाहरण के लिए जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र है ना, बेहतर आर्थिक प्रदान करता है और यही वजह है कि बिल्कुल से लोग वहां पलायन करते हैं। ठीक है, तो उन क्षेत्रों में लोग जो है ज्यादा बसना पसंद करते हैं जहाँ की अगर जो है क्या हो, जलवायु जो प्रतिकूल हो। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने आपको जो है समझाया। अब जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। देखिए जनसंख्या संगठन का मतलब होता है क्या, जिसमें क्या आ जाएगा आपका, यानी साक्षरता दर आ जाएगा, है ना, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा, जनसंख्या वृद्धि आ जाएगा, जन्म दर मृत्यु, ये सारा चीज जो आपका आएगा इसी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, जनसंख्या संगठन कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र, निवास स्थान, जनसंख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित संचालित करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो ठीक है, ये चीज हम लोग जनसंख्या संगठन इन चीजों को ये जो आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंग, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर जो क्या करते हैं बच्चों, समावेशित संश्लेषण करते हैं और इसी को जनसंख्या संगठन कहा जाता है। आगे अगर देखा जाए तो जनसंख्या संगठन के संरचना को दर्शाता है, अर्थात किसी देश में जो है जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता, है ना, स्तर, स्वास्थ्य और व्यवस्था था, उसके आय आय के स्तर के आधार पर किया मतलब क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया जनसंख्या संगठन के बारे में। अब चलते हैं आयु संरचना के महत्व के बारे में आपको समझना है। चलिए
हम लोग क्या समझेंगे आप आयु संरचना की क्या महत्व है इन पर बात करेंगे। देखिए आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों के लिए वो लोगों की संख्या को जो दर्शाता है इससे किसी देश या प्रदेश की असली जनसंख्या या श्रमिक शक्ति एवं रोजगार की जो है स्थिति का पता चलता है। इसकी सहायता से बहुत से मनुष्य जनसंख्या वृद्धि का जो है अनुमान भी लगा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आयु संरचना क्या है इनके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आप देखिएगा क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहलाता है आप यहाँ देखिए, इसी को समझना आयु संरचना के बारे में। देखिए आयु संरचना का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र जनसंख्या के जो है विभिन्न आयु वर्ग विशेषकर बलकर वर्ग आयु है, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग संख्या को जो है क्या तुलना करना है ना, या आपका क्या हो जाएगा किस वर्ग की संख्या अधिक है और क्यों अधिक है, और आपका जो अगर किसी वर्ग की संख्या अधिक है या कम है तो इसमें प्रभाव उस क्षेत्र के जो है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव असर डालता है। ये चीज आपको बच्चों यहाँ हम लोग किसके माध्यम से समझते हैं, तो ये आयु संरचना के महत्व को दर्शाता है ये चीज। ठीक है, चलिए तो ये चीज आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। देखिए अलग अलग देश में अलग अलग मापा जाता है, लेकिन अपना भारत की अगर बात किया जाए लिंगानुपात ज्ञात करने का, तो हम लोग क्या करते हैं स्त्रियों की जो संख्याओं का अनुपात और इसके जो है अंतर्गत प्रति हजार पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है। जैसे कि आपका दिया हुआ है कुछ देशों में इस तरह भी दिया रहता है कि स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000 किया रहता है। ठीक है, कुछ देशों में। ठीक है, चलिए तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे आ गया है ना। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है ना, बताइएगा क्या हो जाएगा। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले 4 जो है कारक निम्नलिखित है। इसमें पहला आपका जन्म दर आ जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, जिस जन्म दर की अगर बात किया, जिन देशों या क्षेत्र में जन्म दर उच्च होती है वहां लिंगानुपात न्यूनतम होती है, क्योंकि विश्व के सभी क्षेत्रों में जो जनसंख्या जन्म के समय स्त्री की तुलना में पुरुष जो है की संख्या में अधिक होती है। ठीक है, चलिए मृत्यु दर की अगर बात किया जाए बच्चों, तो मृत्यु दर आपका क्या हो जाएगा, उच्च मृत्यु दर आने होने पर लिंगानुपात कम रहता है, और क्योंकि स्त्रियों की जो है तुलना में है ना पुरुषों की संख्या में क्या होती है बच्चों, अधिक होती है ना, पुरुषों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। प्रवास सब समझते हैं, जिन क्षेत्रों में प्रवास होता है वहां लिंगानुपात का अधिक होता है, क्योंकि वहां प्रवास पुरुष जो है अधिक करता है। ठीक है, उसके बाद क्या युद्ध की अगर बात किया तो युद्ध में प्राय जो पुरुष वर्ग भाग लेता है, अतः इससे भी लिंगानुपात बढ़ता है। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ रही है। ठीक है, उम्मीद है कि इन सभी चीजों को आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे साक्षरता दर से आप क्या तात्पर्य है ना, चलिए बताइएगा। चलिए देखिए साक्षरता दर है क्या, देखिए भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति समझ के साथ पढ़ सके और लियन मतलब क्या कर सकते हैं, लीन सके, उससे कुल जनसंख्या है ना प्रतिशत प्रमाण साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ क्या कहता है देखिए 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र की व्यक्ति है समझ के साथ पढ़ सके और लिख सके, उससे कुल जनसंख्या का जो है बच्चों प्रतिशत प्रमाण को साक्षरता दर कहते हैं। यानी सिंपल साधारण भाषा में आपको समझना है कि यानी जो बच्चों साक्षरता दर किसे कहते हैं, 1000 मतलब क्या होता है, यानी 1000 1991 की जनगणना के साथ 7 वर्ष या उससे अधिक, सॉरी यानी जिसका उम्र क्या हो 7 वर्ष हो, जिसको पढ़ना आ जाए लिखना आ जाए है ना, हाँ उसको जो क्या कहेंगे बच्चों, वो साक्षरता दर के अंतर्गत आएगा। जो जिसको लिखना और पढ़ना आ जाए, कम से कम क्या होना चाहिए आपका 7 वर्ष की उम्र होना चाहिए। ठीक है, पढ़कर उसके लीन सके और कुल जनसंख्या के जो है प्रतिशत प्रमाण को साक्षरता दर कहते हैं बच्चों। अब बात करें तो साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक, जो 3 महत्वपूर्ण कारक है, जो लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम के लिए है, आपको अच्छे से एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर के पेपर देना है। ठीक है, एकदम आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, देखिए साक्षरता को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन सा है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले 3 कारक जो निम्नलिखित है। पहला क्या, गरीबी हो जाएगा, बेटी और बेटे में भेदभाव, अवसरों की कमी। अगर बात किया जाए गरीबी, देखिए अगर आप अक्सर देखिएगा जहाँ सुविधा नहीं है, जैसे खास करके गाँव वगैरह में देखिएगा है ना, सुविधा की वजह से बच्चे जो है बच्चों पढ़ नहीं पाते, पैसे की वजह से है ना, क्योंकि वहाँ पैसा नहीं है, जिसके रीजन से बच्चों को जो है कहीं पढ़ नहीं पाते हैं। आपको पता ही होगा सरकारी स्कूल में किस तरह की जो है एजुकेशन की जो है मतलब क्या है सिस्टम है। ठीक है, तो ये आपको गरीबी तो आपको समझ में आ रहा है कि गरीबी जो भी प्रभावित करता है ना साक्षरता दर को, है ना। उसके बाद बेटी और बेटा में भेदभाव करते हैं। अगर बेटा है तो बेटा को लंदन पढ़ाने भेज देंगे, लेकिन बेटी को जो अपना घर से बाहर भी नहीं जाने देते हैं, ऐसे ऐसे फैमिली है। ठीक है, उसके बाद क्या, अवसरों की कमी। देखिए जहां अवसर नहीं होगा तो बच्चों वहां भी जो है साक्षरता दर को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए है ना अच्छा स्कूल, अच्छा एजुकेशन बच्चों गाँव में नहीं देखने को मिलता है, वहां अगर अच्छा सुविधा रहता तो बच्चे क्यों जाते शहर की ओर पढ़ने, क्यों जाता। तो बच्चों ये अवसर की कमी की वजह से बच्चे जो है शहर की ओर पलायन करते पढ़ने के लिए। ठीक है, ज्यादा प्रभावित करने वाले ये गरीब लोग, गरीबी की वजह से जो अपने बच्चों को पढ़ाने में कतारते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं। दूसरी चीज बेटा में जो है सोचते हैं और
बेटे को पढ़ा लिया जाए और बेटी को ना पढ़ाया जाए, ठीक है। और तीसरी चीज है अवसरों की कमी। एक दूसरे ग्रामीण इलाकों में जो है अवसरों की कमी की वजह से लोग पढ़ाई से कतराते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है जो क्या हो जाएगा आपका, यानी साक्षरता दर को जो प्रभावित करने वाले कारक है, जो मैंने आपको अच्छे से बहुत अच्छे से बताए। तो बच्चों ये आप लोग का क्या था, यहाँ 25 क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझाने का प्रयास किया। अगर आपको दिक्कत हो रही है, आप दोबारा फिर से आप देख ले सकते हैं। एंड जो बच्चे आप लोग नए आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ में आप लोग जम करके अपने अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें बच्चों, ताकि इससे आपके दोस्त लोग को भी जो है हेल्प हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके जरूर शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।